अक्सर हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इसका जवाब हमेशा सीधा नहीं होता, है ना? आज हम एक ऐसी ही जानी मानी नैतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पहेली जिसने ना जाने कितने लोगों को दशकों से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचिए, अगर किसी की जान बचाने के लिए कोई नियम तोड़ना पड़े, तो क्या वो सही होगा? यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद है। तो चलिए इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। इसने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी उलझा कर रख दिया है। तो कहानी है हाइंज नाम के एक शख्स की। उसकी पत्नी बिल्कुल मौत के करीब है और उसे बचाने वाली सिर्फ एक ही दवा है। मुश्किल यह है कि उस दवा को बनाने वाला उसकी असली कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। इतने पैसे जो हाइंज के पास हैं ही नहीं। अब ऐसी हालत में हताश होकर हाइंज उस दवा को चुराने का फैसला करता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हाइंज ने जो किया वो सही था या गलत। नहीं, असली और ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया? उसके इस फैसले के पीछे की सोच क्या थी? तर्क क्या था? और जानते हैं, हाइंज की इसी दुविधा ने एक मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर लोग ऐसे मुश्किल नैतिक फैसले लेते कैसे हैं, और बस यहीं से उनके मशहूर सिद्धांत की शुरुआत हुई। देखिए, कोलबर्ग के लिए जवाब हाँ या ना में नहीं था। उनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि लोग अपने जवाब के पीछे वजह क्या बताते हैं, तर्क क्या देते हैं। मतलब उनके लिए सबसे जरूरी था क्यों। तो उन्होंने जीन पियाजे के काम को आगे बढ़ाते हुए नैतिक विकास के अलग अलग चरणों का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया। ये सिद्धांत बताता है कि कैसे हमारी उम्र और तजुर्बे के साथ साथ सही और गलत को लेकर हमारी समझ भी बदलती जाती है। अच्छा, तो कोलबर्ग का यह सिद्धांत हमें नैतिक तर्क के 6 चरणों का एक तरह से नक्शा देता है। चलिए अब इन सभी चरणों को एक एक करके समझते हैं। तो ये जो टेबल है, ये कोलबर्ग के पूरे सिद्धांत का सार है। एक तरह से यहां साफ दिखता है कि नैतिक विकास 3 लेवल में बटा है: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और हर लेवल के अंदर 2 स्टेज हैं। मतलब ये एक पूरा सफर है, सजा के डर से शुरू होकर बड़े बड़े यूनिवर्सल सिद्धांतों तक पहुंचने का। तो सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां पर नैतिकता का मामला बहुत सीधा साधा होता है, खासकर बच्चों के लिए। मतलब अच्छा काम करो तो इनाम मिलेगा और गलत काम किया तो सजा। अब इसको हाइंज वाली कहानी से जोड़कर देखते हैं। स्टेज 1 में सोचने वाला इंसान कहेगा, अरे नहीं, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए वरना उसे जेल हो जाएगी। मतलब सारा फोकस सजा से बचने पर है। वहीं स्टेज 2 वाला सोचेगा, उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि पत्नी बच गई तो वो ज्यादा खुश रहेगा। यहां पर बात आ जाती है खुद के फायदे की। चलिए अब आते हैं दूसरे लेवल पर, कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां सही और गलत का फैसला इस बात से होता है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। दूसरों की नज़रों में अच्छा बने रहना और समाज के नियमों का पालन करना सब कुछ बन जाता है। तो स्टेज 3 में कोई सोचेगा कि हाइंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति तो ऐसा ही करेगा, है ना? मतलब बात है सामाजिक तौर पर अच्छा दिखने की। लेकिन जैसे ही हम स्टेज 4 पर आते हैं, तर्क बदल जाता है। अब कहा जाएगा कि नहीं, चोरी करना कानून के खिलाफ है, यहां नियम सबसे ऊपर हैं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। और फिर आता है सबसे ऊंचा लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। यहां आकर इंसान अपने खुद के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है। और पता है, ये सिद्धांत कभी-कभी देश के कानूनों से भी ऊपर हो जाते हैं। जैसे स्टेज 5 में कोई तर्क दे सकता है कि कानून अपनी जगह है, लेकिन हर किसी को जीने का हक है। ये सोच सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है कि कानून लोगों की भलाई के लिए बने हैं। और फिर आता है टॉप लेवल, स्टेज 6, जहां तर्क ये होगा कि एक इंसान की जान बचाना किसी की प्रॉपर्टी के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा और मौलिक मूल्य है। ये बात होती है यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांतों की। तो कोलबर्ग का यह सिद्धांत वाकई बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या यह नैतिकता की पूरी तस्वीर पेश करता है? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं। एक मनोवैज्ञानिक हैं कैरल गिलिगन, उन्होंने इसकी एक बहुत जरूरी आलोचना की। उनका कहना था कि कोलबर्ग का मॉडल नियमों, हक और न्याय पर बहुत ज्यादा जोर देता है। गिलिगन ने एक दूसरा नजरिया सामने रखा, जिसे उन्होंने एथिक ऑफ केयर यानी देखभाल की नैतिकता कहा।
इसमें रिश्तों, देखभाल और सहानुभूति जैसी बातों पर जोर दिया जाता है, जो हमारे नैतिक फैसलों में अक्सर एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत शायद पश्चिमी देशों की सोच को ज्यादा दिखाता है। एक और बात यह है कि लोग हमेशा एक ही स्टेज के हिसाब से नहीं सोचते। अलग अलग सिचुएशन में उनका तर्क बदल सकता है। और हाँ, एक काल्पनिक कहानी में हम जो करने को कहते हैं, जरूरी नहीं कि असल जिंदगी में भी हम ठीक वैसा ही करें। तो सवाल उठता है कि इन सभी सिद्धांतों और इनकी आलोचनाओं का आखिर मतलब क्या है? हमारे लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? देखिए, असल बात यह है कि कोलबर्ग का ये फ्रेमवर्क ये बताने के लिए नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। नहीं, बल्कि ये एक टूल है, एक जरिया है ये समझने का कि एक ही मुद्दे पर लोगों की राय इतनी अलग-अलग क्यों होती है। ये हमें दूसरों के नजरिए को समझने में मदद करता है। तो आखिर में हम आपको उसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां एक तरफ किसी की जान बचाना हो और दूसरी तरफ कानून का पालन करना हो, तो आपका अपना नैतिक कंपास, आपका दिशा सूचक आपको किस तरफ ले जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।